गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। अब हम आईसीआई के मॉड्यूल से पेपर नंबर 3 जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने अब तक 13 लेक्चर बना दिए हैं, लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अब उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली बार जब नया वीडियो आए तो आप उसको टाइम पे देख सकें। और प्लीज़ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप ये भी बताएं कमेंट करके कि आप कौन से स्टेट से या कौन से शहर से पढ़ाई कर रहे हैं, और आप सीए कर रहे हैं या सीएमए कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने से आपकी नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जीएसटी में पेज नंबर 43 पे हैं अपन। आईसीआई का मॉड्यूल है, ये पेपर नंबर 3 है। जीएसटी 50 मार्क्स का आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A। पहले हम इसे रफली समझ लेते हैं ताकि फिर हमें रीड करना ईजी हो जाएगा। 279A आर्टिकल जीएसटी काउंसिल पे है। सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है, ये जीएसटी काउंसिल है क्या, ये क्यों बनाई गई, किसने इसे बनाया। काउंसिल मतलब एक समिति, समूह जैसे आप बोल सकते हैं हिंदी में। जीएसटी काउंसिल, देखिए जब जीएसटी इंडिया में आ रहा था तो जीएसटी एक बहुत बड़ा टैक्स था इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा नेशन है। आप एक ही टैक्स बना रहे हैं, एक ही पोर्टल बना रहे हैं जिसपे सारे बिजनेसमैन आके अपनी जीएसटी से रिलेटेड सारे कॉम्प्लायंसेस करेंगे। तो और बहुत सारी रेट्स थी पहले, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे बहुत सारी रेट्स होती थी। तो जीएसटी काउंसिल का एक समूह बनाया गया, जीएसटी कमेटी बनाई गई एक तरह से। इसमें एक्सपर्ट जो बैठते हैं, एक्सपर्ट मतलब अभी आप पढ़ेंगे कौन कौन इसके लोग हैं। ये सरकार को रिकमेंडेशन देते हैं, सुझाव देते हैं कि जीएसटी में ये चेंजेस होने चाहिए, इस प्रोडक्ट पर ये रेट होनी चाहिए। अगर स्टेट्स और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो जीएसटी काउंसिल उसे सॉल्व करता है। तो एक तरह से ज्वाइंट फोरम है, ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट समूह है, फोरम है, ग्रुप है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। और जीएसटी की रेट्स क्या होगी, जीएसटी में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, उन्हें एक तरह से बैठकर मेजोरिटी से डिसाइड किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी नॉमिनी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी नॉमिनी होते हैं। इसमें वो आपस में सलाह करके और आर्गुमेंट करके रेट्स वगैरह डिसाइड करते हैं। जीएसटी की क्या क्या चेंजेस करने हैं वो जीएसटी में डिसाइड करते हैं। जीएसटी काउंसिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हम 2016 में 15 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूट किया था। उस टाइम प्रणब मुखर्जी आपके राष्ट्रपति थे। उन्होंने 2016 15 सितंबर को जीएसटी काउंसिल बनाई थी। अब इस काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल में? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 लोग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 लोग होते हैं, और हर स्टेट से एक नॉमिनी होता है। जनरली वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है और स्टेट का, पर ये जरूरी नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर ही हो। आप स्टेट किसी भी पर्सन को अपने बिहाफ पे नॉमिनी बना के भेज सकते हैं जीएसटी काउंसिल के लिए। तो स्टेट्स कितने इंडिया में? 28 स्टेट्स हैं। तो हर एक स्टेट से एक एक होगा तो 28 स्टेट्स हो जाएंगे। पहले 29 स्टेट थे, जम्मू एंड कश्मीर को अब और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो 28 स्टेट्स रह गए हैं। अब ये जो 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, इसमें जो अब एक जो होता है फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं आपके देश के, निर्मला सीतारमण जी हैं। वो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और वो चेयरपर्सन भी हैं। ये जीएसटी काउंसिल की जो कमेटी है इसकी चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो चेयरपर्सन होता है जीएसटी काउंसिल का। सेकंड, एक स्टेट्स का रेवेन्यू मिनिस्टर होता है, सेंट्रल रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पर्सन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू इंचार्ज होते हैं सारे स्टेट्स के, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे होते हैं। तो ये जो 2 लोग हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीएसटी काउंसिल में। एक तो खुद फाइनेंस मिनिस्टर जो इसके चेयरपर्सन भी होते हैं, हर कमेटी का एक समूह का चेयरपर्सन होता है, वो मेन है। और एक होते हैं सेंट्रल जो इंचार्ज है, रेवेन्यू इंचार्ज हैं सारे स्टेट्स के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो इसके मेंबर होते हैं। 28 स्टेट से 28 मेंबर होते हैं। जनरली हर स्टेट अपने फाइनेंस मिनिस्टर को रिकमेंड करता है, पर ये जरूरी नहीं कि फाइनेंस मिनिस्टर ही हो, वो कोई और मिनिस्टर को भी अपने बिहाफ पर भेज सकता है वहाँ पर। अब अपन पढ़ चुके हैं बहुत बार कि दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, वैसे तो ये यूनियन टेरिटरी है, पर इन्होंने खुद का स्टेट लेजिस्लेचर पे, यहाँ पे खुद की विधानसभा भी है इन यूनियन टेरिटरीज की, तो जीएसटी में इन्हें स्टेट्स का ही दर्जा दिया गया है। दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, तो एक एक बंदा इनका भी होगा। तो टोटल जो स्टेट्स के बंदे हो जाएंगे मिलाकर 28 + 1 + 1 + 1 31 मेंबर स्टेट्स को हो गए। तो 2 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, 31 स्टेट्स के हो गए। टोटल 33 मेंबर्स होते हैं जीएसटी काउंसिल में।
जो मिलके डिसाइड करते हैं जीएसटी में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, आर्गुमेंट करते हैं, रेट्स वगैरह डिसाइड करते हैं और सरकार को फिर सुझाव देते हैं कि ये चेंजेस आने चाहिए जीएसटी में। अब वोटिंग कैसे होती, कैसे मेजोरिटी से यहाँ डिसीजन डिसाइड होते हैं वो समझ लें। यहाँ पर देखें, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी में कोई चेंजेस करना चाहती है, सपोज रेट अभी 5% है किसी प्रोडक्ट पर, अब 7% करना चाहती है, तो फिर इस पे सभी बैठ के डिसाइड करेंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएंगे, बंदे भी आएंगे और स्टेट्स के नॉमिनी भी आएंगे, मेंबर आएंगे, और मेजोरिटी अगर पास हो जाएगी, मेजोरिटी सहमत हो जाएंगे, तो ये रेट 5% से 7% हो जाएगी उस प्रोडक्ट पे। अब ये मेजोरिटी कैसे डिसाइड होगी, कैसे 50% और 60%, क्या है डिसीजन लेने का क्राइटेरिया? तो इसमें वेटेज वोटिंग होगी, वेटेड, यहाँ पे वेटेड वोटिंग होती है। अब सभी वेटेड वोटिंग क्या होती है इसे ध्यान से समझ लें। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमेशा जीएसटी में अमेंडमेंट के लिए लेके आएगी चेंजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो चाहेगी चेंजेस करवाना, तब फाइनेंस मिनिस्टर, तो मेंबर्स और स्टेट उन्हें राजी करना है बस इन सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 लोग हैं, तो ये 2 में से 2 वोट तो पड़ गए, मान लीजिए ये 2 लोग तो मान, क्योंकि यही तो चाहते हैं चेंजेस कराना कि रेट 5 से 7 हो जाए, तो ये तो फेवर में ही वोट देंगे, ये तो हाँ ही करेंगे, वोटिंग देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों लोग बोलते हैं कि हाँ रेट 5 से 7% होना चाहिए, तो ये वोटिंग हो गई यहाँ पर, 2 में से 2 लोगों ने यहाँ पे वोटिंग की। अब यहाँ जो 31 स्टेट्स हैं, मान लीजिए 31 स्टेट्स हैं टोटल, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 28 तो है ही स्टेट, और ये दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर को भी स्टेट माना जाता है जीएसटी में, क्योंकि इनकी खुद की स्टेट लेजिस्लेचर है। तो 31 स्टेट में से हम अज्यूम करते हैं, तो अपन यहाँ पे अज्यूम करके चलें कि 20 स्टेट मान जाते हैं, 20 स्टेट हाँ कर देते हैं कि ठीक है रेट 5 से 7 होनी चाहिए, 11 स्टेट मना कर देते हैं जो, और हम ये अज्यूम करें कि सभी स्टेट्स के लोग आए हैं, ये वोटिंग जब होगी तो प्रेजेंट होना चाहिए स्टेट के सारे बंदे। मान लो 31 मेंबर हैं, इसमें से 29 ही आए, तो यहाँ पे आप 29 ही लिखेंगे, फिर 29 में से 20 मान गए, पर मैं यहाँ अज्यूम करूँ कि सारे 31 मेंबर आए हैं, 31 में से 20 लोगों ने हाँ करी है, 20 ने वोटिंग की है फेवर में, और 11 लोगों ने मना कर दिया कि नहीं रेट 5 ही होनी चाहिए, 7 नहीं होनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन उठता है क्या ये रेट 7 में कन्वर्ट होगी, क्योंकि 11 स्टेट तो मान नहीं रहे, केवल 20 स्टेट्स ने ही हाँ करी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के तो हमेशा ही हाँ करेंगे क्योंकि चेंजेस तो यही लेके आएंगे जीएसटी में, तो आपके माइंड में आ रहा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग ही जीएसटी में चेंजेस करवाएंगे। तो क्वेश्चन होता है क्या ये मेजोरिटी माननी जाएगी, क्या क्या बहुमत आ गए यहाँ पर? तो अब इसके लिए इन्होंने बोला वेटेड वोटिंग होगी। अभी वेटेड वोटिंग क्या होती है सर? इसमें इन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी वोटिंग होगी, पहले आप वोटिंग निकाली, पर्स निकालना तो आता ही है आपको, 2 में से 2 वोट पड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग तो हाँ ही बोलेंगे ना, क्योंकि ये तो चेंजेस करवाना चाहते हैं, तो ये तो दोनों हाँ बोलेंगे, यानी फाइनेंस मिनिस्टर भी हाँ बोल रहे हैं और रेवेन्यू इंचार्ज भी हाँ बोल रहे हैं, तो 100% वोट फेवर में पड़े, बोला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के 100% वोट इस फेवर में पड़े हैं कि रेट 5 से 7 हो जाए। अब जो स्टेट्स हैं इसका पर्सन निकालिए, 31 स्टेट्स हैं, 31 स्टेट्स के मेंबर हैं, 20 लोगों ने हाँ करा, तो पर्सन निकालना आते हैं, इंटू 100 कर दीजिए, अगर आप इससे को डिवाइड करेंगे तो आएगा 64.50%। ठीक है, ये तो वोटिंग का परसेंट आ गया। ये वोटिंग परसेंट निकालना तो बहुत इजी था, ये तो बचपन से मैथ्स में सीख रहे हैं। 2 में से 2 लोगों ने वोट किए हैं, 100% वोटिंग हुई है फेवर में, या 31 में से 20 स्टेट्स ने हाँ करा, तो 64.5% स्टेट की मेजोरिटी की 64.5% स्टेट चाहते हैं कि वो रेट 5 से 7 हो जाए। अब वेटेड वोटिंग क्या है? तो वेट, जैसे वेट देते थे ना, आपने गुडविल निकालना सीखा था पार्टनरशिप में 11th-12th में, कि वेट देते थे, प्रॉफिट अगर बढ़ रहा होता तो 1 2 3 4 वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप निकालते थे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, पर यहाँ पे बोला क्या गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो वोट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो वोट देगी, जो वोटिंग परसेंट आएगा उसका वेटेड 1/3 होगा, तो इसे 1/3 वेट दिया जाएगा। 1/3 को आप 0.33 भी लिख सकते हैं, राइट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वोटिंग की है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर ने जो फेवर में, उसको 1/3 वेटेज दिया जाएगा, और जो स्टेट के लोगों ने वोटिंग की है उसे 2/3 वेटेज दिया जाएगा, या 66.667 भी लिख सकते हैं, 2/3 का मतलब, राइट। तो ये वेट हो गया। तो वेट अब देखिए अपन कैसे निकालते थे कंक्लूजन, सेंट्रल गवर्नमेंट के 100% फेवर में वोट पड़े, इसको वेट दिया गया 0.33 या 33% भी लिख सकते हैं, प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट के वोट पड़े उसको वेटेड दिया गया 2/3, तो इसका 2/3 भी आप ऐसे लिख सकते हैं सीधे, या इसका 1/3 और इसका 2/3 वेट दे दिया। अब इसका कंक्लूजन निकालिए, तो ये आएगा 33.33% सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेड एवरेज,
और स्टेट्स का वेटेड एवरेज आएगा 48 अप्रॉक्स 43% आएगा। तो 76.33% आ गया, देखिए 76.33%। और बोला गया जीएसटी काउंसिल के जो डिसीजन होंगे उसके लिए कम से कम फेवर में 75% वोट पड़ने चाहिए। वेटेड एवरेज वोट का परसेंट कितना आना चाहिए, 75% आ रहा है। और यहाँ कितना आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के वेटेड एवरेज वोट का परसेंट आ रहा है 33%, स्टेट के वोट का आ रहा है 43, दोनों का कंबाइंड टोटल 75% होना चाहिए कम से कम, तब वो डिसीजन माना जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया टोटल 76.33%, तो माना जाएगा ये डिसीजन सही है, यानी रेट 5 से 7% हो जाएगी। और जीएसटी काउंसिल सरकार को रिकमेंडेशन दे देगी कि हमारे अकॉर्डिंग जो रेट होनी चाहिए वो 5 से 7% होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये रिकमेंडेशन देगी, सुझाव देगी, इसकी सारी बातें सेंट्रल गवर्नमेंट मानने के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि रिकमेंडेशन का मतलब होता है सुझाव देना। सरकार चाहे तो 5% को 7% कर सकती है, या फिर मना भी कर सकती है कि ठीक है आपका डिसीजन तो हो गया, पर सरकार बोलेगी कि नहीं हम 7% नहीं करेंगे, हम 5% ही करेंगे। तो ये सुझाव दे सकती है जीएसटी काउंसिल, सरकार को लायबल नहीं कर सकती कि ऐसा करना ही पड़ेगा। वापस रिवाइज कर लेते हैं फटाफट ताकि आपको याद हो जाए। जीएसटी काउंसिल एक ज्वाइंट फोरम है। ज्वाइंट फोरम मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे भी होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के ही बंदे होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 लोग होंगे इसमें, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर खुद होगा जो निर्मला सीतारमण जी हैं अभी, वो इसकी चेयरपर्सन होगी, और दूसरा मेंबर होगा जो सारे स्टेट्स का रेवेन्यू इंचार्ज होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो 2 लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, बाकी जो बच गए वो हर स्टेट का एक एक नॉमिनी होगा, हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, और जनरली वो फाइनेंस मिनिस्टर ही होगा, पर ये कंपल्शन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने बिहाफ पर किसी और को भी किसी और मंत्री को, भले ही वो एजुकेशन मिनिस्टर है, पर वो इस मीटिंग में भेज सकती है, फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग्स में भेज सकती है। और जो दिल्ली है, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, जिनकी खुद की विधानसभा है, जिन यूनियन टेरिटरी की, उन्हें भी स्टेट ही माना जाता है जीएसटी में। तो 28 + 3 तो टोटल 31 मेंबर तो स्टेट के हो जाएंगे और 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के हो जाएंगे। टोटल 33 मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल में, और ये मिलजुल के डिसाइड करते हैं, मेजोरिटी से डिसाइड करते हैं कि जीएसटी में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। अब कब माना जाता है मेजोरिटी आ गई, कब माना जाएगा डिसीजन सही हुआ, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले तो आप वोटिंग का परसेंट निकालिए, कितने परसेंट वोटिंग हुई। 2 लोग थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 2 ने हाँ करा उस डिसीजन के फेवर में, तो 100% वोटिंग हुई। 31 स्टेट थे सपोज, उसमें से 20 स्टेट ने हाँ करा। मैं यहाँ पे 31 पूरे ले रहा हूँ। अगर मान लीजिए 31 स्टेट में से 3 स्टेट्स के लोग नहीं आते हैं, मीटिंग अटेंड नहीं करते, तो यहाँ 28 लिखेंगे। जितने प्रेजेंट है ना उनके बेस पे डिसाइड होगा, ठीक है। तो अब ये जो परसेंट आई वोटिंग की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वोटिंग की परसेंट है उसे 1/3 वेटेज दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स की वोटिंग की जो परसेंट आई उसे 2/3 वेटेज दिया जाएगा। फिर इस वेटेज का टोटल निकाला जाएगा, 100 का 1/3 33, 64 का 2/3 इतना। इन दोनों का टोटल अगर 3/4 से ज़्यादा है, 3/4 मतलब 75% हुआ, 3/4 से ज़्यादा है, तो फिर माना जाएगा वो डिसीजन पास हो गया। तो यहाँ 76 आ रहा है, तो ये डिसीजन पास हो गया। सब क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। अब हम रीड कर लेते हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी काउंसिल, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का एम्पावर मतलब अधिकार देता है किसे, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को, टू कॉन्स्टिट्यूट की वो बना सकता है अ ज्वाइंट फोरम ऑफ द सेंट्रल स्टेट, नेमली दोनों का संयुक्त मोर्चा जहाँ पे दोनों बैठ के बात करेंगे, सेंट्रल स्टेट्स नेमली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल बोला जाएगा जीएसटी काउंसिल। द प्रोविजन रिलेटिंग टू जीएसटी काउंसिल केम इनटू फोर्स ऑन 12 सितंबर 2016 से प्रोविजन फोर्स में आए। प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया जीएसटी काउंसिल को 15 सितंबर 2016 को, जो आपके राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी उस टाइम, उन्होंने जीएसटी काउंसिल बनाई थी। द जीएसटी काउंसिल शैल कंसिस्ट मतलब इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, इसमें ये सदस्य होंगे नेमली जिनके नाम हैं, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन, जो निर्मला सीतारमण जी हैं अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आपके देश की, वो इसकी चेयरपर्सन होंगी। सेकेंड, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इज द मेंबर, ये यूनियन मिनिस्टर है, देखिए तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बंदा होगा। तो 2 लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए साफ साफ, जो स्टेट इंचार्ज है रेवेन्यू और फाइनेंस के। थर्ड सी पॉइंट, द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर, देखिए एनी अदर कोई भी आदमी हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट आर द मेंबर, यानी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भी नॉमिनेट कर सकती है या किसी और मिनिस्टर को भी नॉमिनेट कर सकती है। तो 2 बंदे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे और एक बंदा हर स्टेट से होगा, टोटल 33 मेंबर होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी और दिल्ली को भी स्टेट का दर्जा दिया गया है जीएसटी लगाते समय, क्योंकि उनकी खुद की विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ पर।
द मेंबर ऑफ द जीएसटी काउंसिल रेफर टू इन क्लॉज सी, जो सी में बताया गया क्लॉज सी में, above shall as soon as may be choose one amongst themselves to be the vice chairperson of the council for such period as may decide। यानी जो स्टेट हैं, सी क्लॉज सी में स्टेट्स की बात की गई थी कि हर स्टेट अपने में से एक बंदा चूज करेगा। अब जो 31 लोग हैं, जो स्टेट के जो 31 मेंबर हैं, ये अपने में से किसी एक को वाइस चेयरपर्सन नॉमिनेट करेंगे। मेन चेयरपर्सन तो कौन है? निर्मला सीतारमण जी, आपके फाइनेंस मिनिस्टर। ये अपने में से किसी को भी एक को नॉमिनेट कर सकते हैं वाइस चेयरपर्सन स्टेट्स में से, उस पीरियड के लिए एज दे में डिसाइड, जो उतना वो डिसाइड करेंगे, 1 साल 6 महीने वट एवर। वाइस चेयरपर्सन कब काम करेगा? जब मेन चेयरपर्सन किसी रीजन से एब्सेंट हो तो वाइस चेयरपर्सन की बात मानी जाएगी। उप बोलते हैं ना, उप चेयरपर्सन है ये। द जीएसटी काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशन, देखिए रिकमेंडेशन लिखा है, कंपल्शन नहीं है, रिकमेंडेशन से सुझाव देगा टू द यूनियन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड द स्टेट्स को। क्या? द टैक्स कितना होना चाहिए? सेस मतलब एक्स्ट्रा टैक्स, सरचार्ज, एक्स्ट्रा टैक्स, लेविड मतलब चार्ज करना चाहिए बाय द यूनियन के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, द स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज विच मे बी सबज्यूम इन द गुड्स एंड सर्विसेज। ये बताएगा कि कौन कौन से टैक्स जीएसटी में मर्ज हो जाने चाहिए, और वो आप पढ़ चुके हैं जीएसटी में कौन कौन से टैक्स मर्ज हो गए, एक्साइज, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये सब इसने ही सुझाव दिया था जीएसटी काउंसिल ने, क्योंकि 16 में बन गई थी जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी कब से अप्लाई हुआ इंडिया में? 1 जुलाई 2017। तो इसने गवर्नमेंट को सुझाव दिया कि ये टैक्स बंद हो जाने चाहिए जीएसटी आने के बाद, सब्जी मतलब मर्ज हो जाने चाहिए जीएसटी में। दूसरा, द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्टेड टू और एग्जेम्प्ट फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज, ये बताएगी कि इस गुड्स पे जीएसटी लगेगा, सब्जेक्टेड टू मतलब किस पे लगेगा और किन पे नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट होंगे। कुछ चीज़ें पब्लिक इंटरेस्ट में एग्जेम्प्ट भी होती हैं, जैसे अभी आप पढ़ेंगे एक एग्जेम्पशन वाला चैप्टर आएगा कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जनता की भलाई में के लिए इन चीज़ों पर टैक्स नहीं लिया जाए तो गवर्नमेंट उन चीज़ों को एग्जेम्प्ट कर देती है, उन्हें कर मुक्त की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जैसे मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो जो फीस लेता है ट्रीटमेंट करने के लिए, उस पर कोई जीएसटी नहीं है, वरना ट्रीटमेंट लेना और महंगा हो जाएगा। एक तो पहले से ही महंगा है, अगर उस पर भी जीएसटी लगा देंगे तो और महंगा हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ने एग्जाम कर रखा है। सी पॉइंट, मॉडल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ। मॉडल मतलब किस मॉडल बनाए जीएसटी का लॉ, किस तरह से बनना चाहिए। मॉडल मतलब एक मॉडल मतलब कोई ऐसा तरीका बनाना जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आए किसी चीज़ को अप्लाई करने में। प्रिंसिपल पता है लेवी की, लेवी मतलब किस बेसिस पे चार्ज करोगे आप जीएसटी। अपोर्शनमेंट मतलब बंटवारा कैसे होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिवाइड ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। आपने पढ़ा था कि जो आईजीएसटी होता है वो कौन कलेक्ट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। फिर आईजीएसटी का कुछ पोर्शन उसको जाएगा, उस स्टेट को जाएगा जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम हुआ है। ये टॉपिक मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ डीप में, अंडर आर्टिकल 269A एंड द प्रिंसिपल दैट गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये जीएसटी काउंसिल बताएगी कैसे अपोर्शनमेंट मतलब बंटवारा होगा। जो आईजीएसटी कलेक्ट हुआ इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल पे ही लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी काउंसिल बताएगी किस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे को थोड़ा अपने पास रखेगी और थोड़ा उस स्टेट को ट्रांसफर करेगी जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम हुआ है, और कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई देखा जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब जहाँ पे आप डिलीवरी दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं वो गुड्स और सर्विस, अगर वो विद इन स्टेट हो रहा है, इंट्रा स्टेट, तो वो इंट्रा स्टेट है INTRA इंट्रा, और इंट्रा स्टेट पे क्या लगेगा? CGST और SGST। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो इंटर स्टेट बोला जाएगा INTER इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट पे आपको देना होगा IGST। इंट्रा स्टेट पे तो CGST और SGST लगेंगे, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट इंटर स्टेट पे अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको IGST चार्ज करना होगा। तो IGST का कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को ट्रांसफर करेगी, ये कौन बताएगी? जीएसटी काउंसिल उसे सुझाव देगी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर, थ्रेशोल्ड लिमिट है एग्जेम्पशन लिमिट, टर्नओवर बिलो विच गुड्स एंड सर्विसेज में बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस। मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट एक मैक्सिमम लिमिट बताएगी, एग्जेम्पशन लिमिट बताएगी कि उससे ज़्यादा टर्नओवर मतलब उससे ज़्यादा सेल होने पर ही आपको जीएसटी नंबर लेना है, अगर उससे नीचे है तो नहीं लेना है। वैसे आप पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के वीडियोज़ में कि गुड्स के केस में 40 लाख है कि अगर आपकी 40 लाख से ज़्यादा होती है गुड्स की सेल तो ही आपको जीएसटी नंबर लेना है, अगर उससे कम है तो नहीं लेना है। तो ये लिमिट फिक्स कौन करेगी? जीएसटी काउंसिल फिक्स करेगी और सरकार को बताएगी। द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट विद बैंड ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब रेट्स मतलब जीएसटी की रेट कितनी होनी चाहिए, किस प्रोडक्ट पे 5% है, किसी पे 18% है, किसी पे 12% है। तो रेट कौन डिसाइड करेगी? जीएसटी काउंसिल, और सरकार को रिकमेंडेड देगी कि इस प्रोडक्ट पे इतनी रेट होनी चाहिए, इंक्लूडिंग फ्लोर रेट। अभी फ्लोर रेट क्या होती है सर, इसे समझ लें कि फ्लोर रेट किसे कहा जाता है और विद बैंड क्या होता है। यहाँ पर फ्लोर रेट होती है एक बेसिक रेट,
जिससे नीचे कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। जैसे जैसे मान लीजिए पेन है, इस पेन पे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 5% होगी जीएसटी की रेट, तो ये फ्लोर रेट है, 5% से नीचे नहीं लग सकता जीएसटी। तो ये फ्लोर रेट हो गई। मिनिमम रेट, यानी मिनिमम रेट बोल सकते हैं समझने के लिए। फ्लोर रेट मतलब जिस रेट से नीचे नहीं चार्ज होगा जीएसटी, ये फ्लोर रेट है, ये जीएसटी काउंसिल बताएगी। विथ बैंड लिखा है ना, विथ बैंड, फ्लोर रेट विथ बैंड। अब से विथ बैंड मतलब मैक्सिमम क्या रेट हो सकती है। तो स्टेट्स को रिलैक्सेशन दिया है जीएसटी काउंसिल ने। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो 2% एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है जीएसटी, यानी 5 और +2 7% हो जाएगी रेट। स्टेट्स को रिलैक्सेशन दिया है। वैसे ऐसा होता नहीं है, कोई सी स्टेट गवर्नमेंट ये इस्तेमाल नहीं करती है अभी, पर फिर भी जीएसटी काउंसिल ने रिलैक्सेशन दे रखा है कि कोई स्टेट चाहे तो 2% एक्स्ट्रा बैंड यूज़ कर सकता है टैक्स लगाते समय। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फ्लोर रेट मिनिमम रेट, जिससे नीचे नहीं जा सकता है जीएसटी रेट। विद बैंड मतलब मैक्सिमम रेट हो गई, विद बैंड मतलब इससे ऊपर भी नहीं जा सकती। और 2% का रिलैक्सेशन दिया है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो SGST 2% एक्स्ट्रा ले सकते हैं। नेक्स्ट, एनी स्पेशल रेट, कोई भी स्पेशल रेट डिसाइड करनी है रेट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए टू रेज एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलमिटी और डिजास्टर। कई बार नेचुरल कैलमिटी आ जाती है, जैसे कुछ साल पहले केरल में बाढ़ आ गई थी, बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, तो वहाँ पे जीएसटी को माफ़ कर दिया गया था या जीएसटी की रेट घटा दी गई थी उसी स्टेट में केवल, सब स्टेट्स में नहीं। तो कोई नेचुरल कैलमिटी, कोई आपदा आती है, कोई डिजास्टर हो जाता है कोई, तो उस स्पेशल केस में स्पेशल रेट डिसाइड की जा सकती है। हो सकता है राजस्थान में 5% रेट हो और केरला में 1% रेट हो। ये भी जीएसटी काउंसिल ही सुझाव देगी सरकार को। कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट, क्योंकि ये स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अभी बिजनेस ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो इन स्टेट्स को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट वहाँ उन स्टेट्स पे कम जीएसटी की रेट्स बना सकती है, लिमिट कम कर सकती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, आपने पढ़ा था, अभी पढ़ेंगे भी, रजिस्ट्रेशन की लिमिट यहाँ कम है, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर कम पे ही 10 लाख से ऊपर होते ही आपको लेना पड़ता है इन स्टेट्स में, और कुछ स्टेट में 20 लाख है। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, क्योंकि जनरली स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोला जाता है जीएसटी में, इन स्टेट्स के लिए अलग प्रोविजन बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि अगर वहाँ पे आप ज़्यादा जीएसटी की रेट रख देंगे या ज़्यादा टर्नओवर रख देंगे तो सभी जीएसटी से आउट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ इतना बिजनेस नहीं है। तो इन स्टेट्स में जीएसटी की रेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट कम रखी गई है। एनी अदर मैटर, कोई भी ऐसा मैटर जो कि गुड्स और सर्विस टैक्स से रिलेटेड हो, काउंसिल डिसाइड कर सकती है। तो जीएसटी काउंसिल ये सारे काम कर सकती है कि कौन कौन से टैक्स जीएसटी में मर्ज होंगे, ये सुझाव देने का काम किया था उसने। कौन सा टैक्स पे जीएसटी लगेगा, कौन सा एग्जेम्प्ट होगा। जीएसटी लॉ बनाते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखी जाएंगी, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा, और कैसे आईजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, मतलब जिससे ऊपर होने पे आपको जीएसटी नंबर लेना है। टर्नओवर थ्रेशोल्ड मतलब एग्जेम्पशन लिमिट, उस नीचे है 40 लाख जैसे एग्जांपल, तो 40 लाख से ऊपर वाले को लेना है, 40 लाख से नीचे वाले को नहीं लेना। फ्लोर रेट्स क्या होगी, मिनिमम रेट क्या होगी विद बैंड, उसमें मैक्सिमम क्या हो सकती है रेट। स्पेशल रेट, अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई, कोई नेचुरल कैलमिटी आ गई तो क्या स्पेशल रेट होंगी। इन स्पेशल स्टेट्स के लिए अलग प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। और कोई भी ऐसा मैटर जो गुड्स और सर्विस से रिलेटेड है वो काउंसिल डिसाइड कर सकती है। देखिए नेक्स्ट, ये 5 प्रोडक्ट आप बार बार पढ़ चुके हैं। इन 5 प्रोडक्ट पे अभी जीएसटी नहीं लगता, यानी जीएसटी काउंसिल बताएगी किस दिन से इन प्रोडक्ट पर जीएसटी लगेगा। जीएसटी काउंसिल शैल रिकमेंड, सुझाव देगी, द डेट ऑन विच द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बी लिवाइड, जो लगाया जाएगा, चार्ज किया जाएगा ऑन पेट्रोलियम क्रूड, कच्चे तेल पे, हाई स्पीड डीजल पे, मोटर स्प्रिट जिसे कॉमनली पेट्रोल कहते हैं इस पे, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। यानी इन 5 प्रोडक्ट पर जीएसटी उस दिन से लगना शुरू होगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट को सुझाव देगी। पर जब तक नहीं देती है सुझाव तो इन पे पुराने टैक्स लगेंगे जो पहले से लगते आ रहे हैं। While discharging the function conferred मतलब सौंपना by this article, जो काम सौंपे गए हैं करने के लिए, the GST Council shall be guided, तो GST काउंसिल क्या बात है, गाइड मतलब अपने क्या डिसीजन लेते समय क्या चीज़ें ध्यान में रखेगी, बाय नीड फॉर हार्मोनाइज स्ट्रक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हार्मोनाइज मतलब ईजी करेगी जीएसटी का स्ट्रक्चर, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करेगी, लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है, जीएसटी पे करने में दिक्कत आ रही है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगी चीज़ें। जीएसटी काउंसिल का मोटिव है हार्मोनाइज करना, एक ईजी आसान तरीका डेवलप करना गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। एंड फॉर डेवलप अ हार्मोनाइज मतलब ईजी तरीके से नेशनल मार्केट फॉर गुड्स और सर्विस के बनाना, कि केरला में भी वही रेट पे सामान मिल रहा है, वही टैक्स लग रहा है जो कश्मीर में लग रहा है। एक हार्मोनाइज नेशनल मार्केट, हार्मोनाइज स्ट्रक्चर डेवलप करना। 1/2 of the total number of member of the GST Council shall constitute quorum at its
मीटिंग, हाँ ये पता रह गया था। कोरम वैसे आपने सुना होगा ये वर्ड कोरम, किसी मीटिंग में कोरम का तो होता है किसी मीटिंग को अटेंड करने कम से कम इतने लोग तो आने ही चाहिए, तभी उस मीटिंग में लिए गए डिसीजन वैलिड माने जाएंगे, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा, वो डिसीजन माना ही नहीं जाएगा। जैसे सपोज अभी आपने पढ़ा कि 31 लोग तो स्टेट के होते हैं जीएसटी काउंसिल में, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, टोटल 33 मेंबर होते हैं, राइट। अब मान लीजिए मीटिंग हो रही है कोई, इस मीटिंग में 10 तो स्टेट के लोग पहुंच गए, सपोज 10 स्टेट के लोग आए और 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग आए, 12 लोग पहुंचे हैं और कोई डिसीजन लिया है कि भैया ये रेट ये होनी चाहिए, जीएसटी की रेट 10 से अब 18% हो जाएगी इस प्रोडक्ट पे, ये डिसीजन लिया, सबने हाँ भी कर दी, सबने हाँ कर दिया, हाँ ठीक है कि 10 की जगह अब 18% लिया जाएगा जीएसटी इस प्रोडक्ट पे। तो क्वेश्चन उठता है क्या ये डिसीजन अप्लाई हो जाएगा? होना तो चाहिए, 12 लोग आए हैं, 12 के 12 मान चुके हैं कि जीएसटी की रेट 10 की जगह 18% हो जाए इस प्रोडक्ट पे। पर सबसे पहले उस डिसीजन को वैलिड करने के लिए उस मीटिंग का कोरम, मीटिंग में कोरम प्रेजेंट होना चाहिए। कोरम मतलब मिनिमम इतने मेंबर आने ही चाहिए, तभी वो मीटिंग में लिए गए डिसीजन को सही माना जाएगा। और हाफ है, आपने पढ़ा ना भी, जीएसटी का कोरम कितना है? द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द जीएसटी शैल कॉन्स्टिट्यूट 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर। तो इसका 1/2 करें तो 16.5 आएगा, यानी अप्रोक्स 17 लोग होने चाहिए कम से कम, पर आए कितने हैं? 12। तो ये डिसीजन इनवैलिड होगा, भले ही सबने हाँ कर दिया, क्योंकि कोरम ही प्रेजेंट नहीं। उस मीटिंग को सक्सेसफुल करने के लिए पहले कोरम का प्रेजेंट होना जरूरी। कोरम मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर, कि इतने मिनिमम रिक्वायरमेंट तो है, मेंबर वहाँ आएंगे तभी वो डिसीजन वैलिड माना जाएगा। The GST Council shall determine the process in the performance of its function. GST Council डिसाइड करेगी कि वो अपने काम को किस तरह परफॉर्म करेगी। भाई वो महीने में 1 बार मिलेगी, 2 बार मिलेगी, 20 बार मिलेगी, डिसाइड नहीं, वो खुद डिसाइड करेगी। इसके लिए कोई अलग से लॉ नहीं है, वो खुद अपना प्रोसीजर डिसाइड करेंगे। Every decision of the GST Council shall be taken at a meeting by majority of not less than 3/4 of the weighted वोट ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। बताया था 3/4 मतलब 75% मेजोरिटी होने पे डिसीजन वैलिड माना जाएगा। ये एग्जांपल मैंने समझा दिया था कि वेटेड एवरेज वोट निकाला जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की वोटिंग को 1/3 वेटेड दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट की वोटिंग की परसेंट को 2/3 वेटेड दी गई। इन दोनों का टोटल 3/4 होना चाहिए, 75% होना चाहिए, तभी वैलिड माना जाएगा डिसीजन। इन अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल, नेमली द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वोट दिया शैल हैव अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट, यानी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट पड़े उसके परसेंट का 1/3 निकालिए। द वोट ऑफ द ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टेकन टुगेदर शैल हैव अ वेटेज ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल वोट। स्टेट गवर्नमेंट के जो वोट पड़े उसका 2/3 निकालिए। फिर इन दोनों का टोटल अगर 75 से ज़्यादा है, 75% मतलब 3/4 से ज़्यादा है, तो वो डिसीजन वैलिड माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ, मतलब जीएसटी काउंसिल की जो प्रोसीडिंग है वो इस रीजन से इनवैलिड नहीं हो जाएगी। इनवैलिड मतलब गलत नहीं मानी जाएगी, यानी डिसीजन जो लिया गया जीएसटी काउंसिल में वो सही माना जाएगा। इन रीजन से आप ये नहीं कह सकते कि जीएसटी काउंसिल ने इनका जो डिसीजन है वो इनवैलिड है, वो गलत काम कर रही है। पहला, एनी वैकेंसी इन और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। काउंसिल को बनाने में कोई वैकेंसी है, जैसे सपोज आपने पढ़ा 31 लोग तो स्टेट के होने चाहिए, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, टोटल 33 मेंबर होने चाहिए जीएसटी काउंसिल में। अब मान लीजिए कोई मीटिंग हो रही है और स्टेट के जो सपोज राजस्थान स्टेट है, राजस्थान स्टेट का एक बंदा है, जो बंदा था जो मिनिस्टर अपॉइंटेड था पहले, अब वो मिनिस्टर ही नहीं रहा, किसी रीजन से वो मिनिस्टर नहीं है। पहले मिनिस्टर ए को मिनिस्टर बना के भेजा था राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने बिहाफ पर, अब वो मिनिस्टर नहीं रहा, अभी नया मिनिस्टर अपॉइंट होने में टाइम लग रहा है, तो अब 30 लोग ही हो गए स्टेट्स के, राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी अपॉइंट नहीं किया किसी को, तो वैकेंसी है यहाँ, एक मेंबर की सीट खाली हो गई, वैकेंसी हो गई, राइट। अभी 32 लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, ये थोड़ी कि जब तक नया अपॉइंट नहीं करोगे डिसीजन ही नहीं ले सकती काउंसिल। कोरम होना चाहिए, बस मीटिंग में कोरम तो प्रेजेंट है ना, हाफ से ज़्यादा लोग तो हैं। आपने पढ़ा मीटिंग को वैलिड करने के लिए सबसे पहले कोरम होना चाहिए। कोरम मतलब मिनिमम इतने मेंबर तो आने ही चाहिए मीटिंग में, तभी उस मीटिंग में लिए गए डिसीजन को वैलिड माना जाएगा। तो कोरम तो है ही, आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो इसमें डिसीजन ले लिया जाता है कोई। तो अभी क्या ये डिसीजन इनवैलिड हो गया इस आधार पे कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक आदमी को नॉमिनेट नहीं किया, क्योंकि वहाँ वैकेंसी थी, खाली पड़ी थी पोस्ट, तो ये इनवैलिड नहीं होगा, वैलिड माना जाएगा। यानी ये लाइन ये कहना चाह रही है कि जीएस कोई वैकेंसी है, कोई खाली पड़ी है पोस्ट, या कोई डिफेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में किसी को, तो वो वैलिड नहीं होगा, डिसीजन वैलिड माना जाएगा, इनवैलिड नहीं होगा इस आधार पर। बी, एनी डिफेक्ट है, कोई कमी है इन अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल, मतलब अपॉइंटमेंट में कोई जो पर्सन अपॉइंट किया गया
उसमें डिफेक्ट है। अभी आपने पढ़ा स्टेट अपने बिहाफ पर एक मिनिस्टर भेजेगा जीएसटी काउंसिल में, राइट। वो मिनिस्टर या तो फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है या कोई और मिनिस्टर हो सकता है। अब राजस्थान मतलब किसी भी स्टेट का मानते, किसी स्टेट ने क्या किया, एक मिस्टर सी जो यूट्यूबर है, एक बहुत पॉपुलर फेमस यूट्यूबर है, इसे भेज दिया जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। वैसे ऐसा होगा नहीं, अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज किसी को अपने भी यहाँ पे अपॉइंट कर दिया कि मेरे हमारे स्टेट के भी यहाँ पे तो ये मीटिंग अटेंड करेगा, या कोई चार्टेड अकाउंटेंट है या कोई नॉलेजेबल पर्सन है, पर ये मिनिस्टर नहीं है। तो ये मीटिंग में आ जाता है, मीटिंग अटेंड करता है और डिसीजन हो जाता है उस मीटिंग में। बाद में पता चलता है अरे ये तो मिनिस्टर ही नहीं था। मीटिंग हो जाती है, डिसीजन हो जाते हैं, बाद में डिफेक्ट पता चलता है, कमी पता चलती है कि ये मिस्टर सी तो मिनिस्टर ही नहीं था, ना तो ये फाइनेंस मिनिस्टर था ना कोई और मिनिस्टर था, ये तो यूट्यूबर है या कोई नॉलेजेबल पर्सन है। तो इस ये डिसीजन जो लिया मीटिंग में, ये इनवैलिड हो जाएगा क्या? नहीं, ये इनवैलिड नहीं होगा। क्लियर? ये लाइन ये कहना चाहती है कि एनी डिफेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन मेंबर, किसी मेंबर को अपॉइंट तो किया पर वो डिफेक्ट, वो मेंबर बनने लायक नहीं था, उस मेंबर में कोई डिफेक्ट था जो पता चलता है, तो इस आधार पर उस मीटिंग में लिए गए डिसीजन को इनवैलिड घोषित नहीं कर सकते, यानी वो वैलिड ही माना जाएगा। यानी कोई वैकेंसी, कोई पोस्ट खाली पड़ी है या फिर कोई डिफेक्ट है किसी मेंबर में, मेंबर के अपॉइंटमेंट में, तो इस आधार पर लिए गए डिसीजन को इनवैलिड नहीं घोषित कर सकते आप, मतलब वैलिड माना जाएगा डिसीजन, ऑल्दो वो डिसीजन सबने मेजोरिटी से डिसाइड किया हो। एनी प्रोसीड्यूरल इरेगुलरिटी है, कोई प्रक्रिया में इरेगुलरिटी है, गलत तरीके से प्रक्रिया फॉलो की ऑफ द काउंसिल नॉट अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ द केस, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरिट ऑफ द केस। जैसे सपोज डिसीजन ले लिया गया जीएसटी काउंसिल के सब मेंबर ने मेजोरिटी से कि किसी प्रोडक्ट पे 5% की जगह 18% रेट होगी, सबने हाँ कर दी, पास हो गया डिसीजन। अब प्रोसीजर ये बनाया था जीएसटी काउंसिल ने, अभी आपने पढ़ा ना, जीएसटी काउंसिल खुद ही अपना प्रोसीजर बनाएगी, इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं है कि पहले ऐसा होगा, ऐसे रात को सुबह 10 बजे मिलेंगे फिर 9 बजे तक बैठेंगे, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, खुद ही अपना डिसाइड करेगी टाइम किस टाइम मिलना है, कैसे क्या होना है। अब ये 18% रेट हो गई। अब ये रूल बनाया था इन्होंने जीएसटी प्रोसीजर ने कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर साइन करेगा उस मेजोरिटी डिसीजन वाले लेटर पे, फाइनेंस मिनिस्टर साइन करेगा और फिर आपके स्टेट का कोई वाइस चेयरपर्सन साइन करेगा। पर क्या हुआ, इस लेटर पे पहले सीधे वाइस चेयरपर्सन से साइन करा लिया आपने, चेयरपर्सन साइन करा के और फिर गवर्नमेंट को भेज दिया लेटर, जबकि होना क्या चाहिए था, पहले फाइनेंस मिनिस्टर साइन करेगा उस मेजोरिटी वाले डिसीजन पे, फिर वाइस चेयरपर्सन साइन करेगा और फिर वो गवर्नमेंट को भेजा जाएगा सुझाव कि ये चेंजेस होने चाहिए जीएसटी में। पर हुआ क्या, सीधे वाइस चेयरपर्सन ही साइन कर दिए और गवर्नमेंट को लेटर भेज दिया। डिसीजन तो मेजोरिटी से हुआ, सब लोग बैठ के डिसाइड किया, फाइनेंस मिनिस्टर भी था यहाँ, चेयरपर्सन भी बैठा था, उसने भी डिसीजन लिया। पर क्या हुआ, उस लेटर हेड पे जब वो लेटर टाइप किया कि हमने ये डिसीजन लिया है, आपको मीटिंग के नोट्स बनाने होते हैं, क्या उस डिसाइड हुआ उस मीटिंग में, उस मीटिंग पे साइन करके वाइस चेयरपर्सन ने सीधे गवर्नमेंट को भेज दिया, यानी इस लेटर पे फाइनेंस मिनिस्टर के चेयरपर्सन के साइन नहीं हुए, तो क्या ये डिसीजन इनवैलिड हो जाएगा? नहीं, ये प्रोसीजर में कोई कमी रह गई, आपने कोई प्रक्रिया फॉलो नहीं करी ना। प्रक्रिया क्या थी, पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाना चाहिए था लेटर, फिर वाइस चेयरपर्सन के पास जाना चाहिए था और फिर गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए था। तो किसी प्रोसीजर में अगर कोई कमी रह गई है, इरेगुलरिटी है, तो इस आधार पर वो डिसीजन वैलिड नहीं होगा। यानी मैं वापस पढ़ता हूँ, नो एक्ट, कोई भी काम और प्रोसीडिंग, कोई प्रक्रिया जीएसटी काउंसिल की शैल बी इनवैलिड, वो इनवैलिड नहीं मानी जाएगी, मेयरली रीजन ऑफ, मतलब इन वजह से आप उसे इनवैलिड नहीं बोल सकते कि जो डिसीजन लिया गया वो गलत है। कोई वैकेंसी है या कोई डिफेक्ट है जीएसटी काउंसिल बनाने में, किसी मेंबर के अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट हुआ, या कोई प्रोसीड्यूरल इरेगुलरिटी हो गई, प्रोसीजर ढंग से फॉलो नहीं किया जो जीएसटी काउंसिल बना रखा था, तो इस आधार पर वो डिसीजन इनवैलिड नहीं होगा, यानी वो डिसीजन वैलिड ही माना जाएगा। The Goods and Service Tax Council shall establish a mechanism, Goods and Service Tax Council वो तरीका बनाएंगे mechanism to adjudicate any dispute। अगर कोई झगड़ा हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच या स्टेट वर्सेस स्टेट के बीच, तो जीएसटी काउंसिल बताएगी कैसे वो अपने डिस्प्यूट को सुधारेंगे। इसमें कोर्ट नहीं जाएंगे। बिटवीन डिस्प्यूट किसके बीच हुआ, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई कि भाई हमारे को टैक्स कम मिल रहा है, वो कह रही हमने सही टैक्स दिया। कई बार ऐसा हो जाता है ये स्टेट बोल रहे हैं कि हमें तो कम टैक्स मिल रहा है और ये गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने तो टैक्स ज़्यादा दिया, तो झगड़ा हो गया दोनों स्टेट में। तो जीएसटी काउंसिल वो डिसाइड करेगी, एडजुडिकेट करेगी। एडजुडिकेट मतलब डिसीजन डिसाइड करेगी, मदद करेगी डिसाइड करने में। बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट ऑन वन साइड, किसी एक स्टेट ऑन वन और मोर अदर स्टेट ऑन दी अदर साइड। कुछ स्टेट कह रहे हैं कि नहीं सही कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ स्टेट कह रहे हैं गलत कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी डिस्प्यूट हो गया तीनों में, तो ये गवर्नमेंट भी, ये भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी
कि कैसे उस जो डिस्प्यूट हुआ, झगड़ा, उसे शांत किया जाए, उसका निवारण किया जाए, उसे रिजॉल्व किया जाए। बिटवीन टू और मोर स्टेट, दो और से ज़्यादा स्टेट में झगड़ा हो गया। अराइजिंग आउट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल और इम्प्लीमेंटेशन दे रहा हूँ, जो जीएसटी काउंसिल की बात है जो अप्लाई होनी चाहिए उस बात को लेकर दोनों स्टेट, दो या दो से ज़्यादा स्टेट में झगड़ा हो गया, तो ये भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। नेक्स्ट, तो जीएसटी काउंसिल का ये टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको जीएसटी काउंसिल समझ में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप बताइएगा। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ढंग से लर्न करें। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, चैप्टर 1 एंड हो गया। आर्टिकल 368 अमेंडेड। ये आर्टिकल 368 क्या कहता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, यानी पावर देता है आर्टिकल 368 संसद को, पार्लियामेंट को, कि वो अमेंड कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधित कर सकती है, उसकी प्रक्रिया को बदल सकती है। आर्टिकल 368 हैज़ बीन अमेंडेड, इसे चेंज किया गया है टू इंक्लूड आर्टिकल 279A डाला गया है। जीएसटी काउंसिल वाला 279A किस पे है आर्टिकल? जीएसटी काउंसिल पे, जो आपने ऊपर पढ़ा। ऑल्सो विद इन इट्स परव्यू, यानी 279 इस आर्टिकल का पार्ट बनाया गया। कॉन्सिक्वेंटली एज ए रिजल्ट एट लीस्ट 2/3 ऑफ द मेजोरिटी इन ईच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं? 2 हाउस आप पढ़ते हैं, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। तो दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अगर आपको कोई चेंजेस करवाने ना जीएसटी काउंसिल में पढ़ लिया आपने क्या होती है जीएसटी काउंसिल, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं। अगर आपको जीएसटी काउंसिल में कोई अमेंडमेंट करवाना है तो दोनों हाउसेज की 2/3 मेजोरिटी चाहिए। And ratification or by at least half of the state, it is specifically required to make any amendment Article 279A of the relating to GST Council। और ratification करवाना, पहले तो 2/3 मेजोरिटी लेके आओ अगर आपको जीएसटी काउंसिल में कोई चेंज करवाना है। जैसे जीएसटी काउंसिल में अपन ने क्या पढ़ा कि 2 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे होंगे, स्टेट के 31 मेंबर होंगे, टोटल 33 मेंबर होंगे। अब बाद में गवर्नमेंट कह रही नहीं, एक ही मेंबर बहुत है, 2 क्या करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, हमारे तो एक ही मेंबर बहुत है। तो आप चेंज करवाना चाह रहे हैं जीएसटी काउंसिल के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो राष्ट्रपति ने बनाया है 279A जीएसटी काउंसिल का काउंसिल, उसमें आप चेंज करना चाह रहे हैं। तो फिर पहले आपको बोथ हाउसेज में इसे पास करवाना होगा, इस चेंजेस को। बोथ हाउसेज मतलब लोकसभा और राज्यसभा में। और कितनी मेजोरिटी चाहिए? 2/3। साफ लिखा है 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 का मतलब 66.66% मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेज में, लोकसभा राज्यसभा में। आप उसे पास करवाएंगे और फिर उसके बाद रेटिफिकेशन होगा। रेटिफिकेशन मतलब जो डिसाइड किया गया है किसी मेजोरिटी डिसीजन में, उसको रेटिफाई करना, उसको कंफर्म करेंगे एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, आधे स्टेट हाँ करेंगे। स्पेसिफिक रिक्वायर्ड टू मेक अमेंडमेंट करना है आर्टिकल 279A में काउंसिल में। यानी 368 आर्टिकल ये कह रहा है कि अगर जो आर्टिकल बना ना, जीएसटी काउंसिल बनी 279A, अगर आप 279 में यानी जीएसटी काउंसिल में जो आपने पढ़ा, इसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हैं कि नहीं, आप राज्य के अधिकार ले रहे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और चेंज करवाना चाहती है, तो पहले आपको दोनों हाउसेज की रजामंदी लेनी होगी। बोथ हाउस, राज्यसभा लोकसभा, अपर हाउस लोअर हाउस, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, और 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, 66.66% लोग मानने चाहिए। उसके बाद आधे स्टेट हाँ करें, कंफर्म करें उसको कि जो चेंजेस हुआ वो सही है। तो रेटिफिकेशन का मतलब होता है, रेटिफिकेशन मीन्स द ऑफिशियल वे टू कंफर्म समथिंग, किसी चीज़ को ऑफिशियली कंफर्म करते हैं, यूजुअली बाय वोट्स। आधे स्टेट हाँ करेंगे कि हाँ जो चेंजेस हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं, आधे तो कर ही देंगे ना। जब 2/3 मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा में भी, तो राज्यसभा में 2/3 स्टेट तो मानेंगे, तो फिर आधे तो मान ही जाएंगे अपने आप। जब मेजोरिटी 2/3, कोई राज्यसभा में किसकी मेजोरिटी होती है? स्टेट्स की। तो 2 स्टेट मानेंगे तभी वो बिल आगे अमेंडमेंट होगा। क्योंकि आपको जीएसटी काउंसिल में कोई चेंज करवाना है तो पहले आप लोकसभा में जाएंगे, लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को। फिर उसके बाद ये जो अमेंडमेंट करवाना है राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा में बैठते अपर हाउस, इसमें बैठते कौन है? स्टेट के बंदे तो बैठते हैं राज्यसभा में। तो ये अगर यहाँ 2/3 मेजोरिटी आ गई तो आधे से ज़्यादा स्टेट तो मान ही चुके हैं, तो बाद में आधे स्टेट तो रेटिफाई करेंगे डिसीजन को, हम हाँ ही करेंगे, मना क्यों करेंगे? क्योंकि 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए थी पहले से ही। तो ये आर्टिकल ये बोलता है कि जीएसटी काउंसिल में अगर आपको कोई चेंज करवाना है, कोई भी रूल्स वगैरह बदलवाने हैं जीएसटी काउंसिल के, तो पहले आपको दोनों हाउसेज की रजामंदी लेनी पड़ेगी। कम से कम 2/3 लोग मानने चाहिए, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद आधे स्टेट रेटिफाई करेंगे, आधे स्टेट हाँ करेंगे उस डिसीजन पे, तब आप जीएसटी काउंसिल में अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्विज टाइम। ये चैप्टर खत्म हो गया, अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट इज द फॉलोइंग टैक्सेस, which of the following taxes is or not subsumed in GST? बताइए कौन से टैक्स जीएसटी में मर्ज नहीं हुए हैं। सर्विस टैक्स तो मर्ज हो गया जीएसटी में, आप पढ़ चुके हैं, ये सर्विस टैक्स तो खत्म हो ही चुका है। कस्टम ड्यूटी मर्ज नहीं हुई है, कस्टम ड्यूटी अभी भी लगती है, आप पढ़ चुके हैं। कस्टम ड्यूटी
मर्ज नहीं हुई, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है अभी भी, ये मर्ज नहीं हुई है। लग्जरी टैक्स मर्ज हो गया, इसकी जगह जीएसटी कंपनसेशन सेस आ गया है, लग्जरी टैक्स पे लगता है, जीएसटी मर्ज हो गया। टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ये भी मर्ज हो चुका है। एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडी, ये मर्ज नहीं हुआ है, अभी भी लोकल बॉडी चाहे एंटरटेनमेंट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, वो तो बंद हो गया, पर जो लोकल बॉडीज़ है, म्यूनसिपल अथॉरिटी है, ग्राम पंचायत है, ये एंटरटेनमेंट टैक्स अभी भी ले सकती हैं आपसे। तो आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट, सॉरी विच क्या पूछा था? येस, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर नॉट सब्ज्यूम इन जीएसटी, जो कि मर्ज नहीं हुए हैं आपके जीएसटी में। तो एक तो कस्टम ड्यूटी और फिफ्थ, तो आंसर होगा बी, सेकंड और फिफ्थ। चलिए चैप्टर हो गया, बट इसमें अब क्वेश्चन दे रखे हैं लास्ट में, तो इस क्वेश्चन को भी हम रिवाइज कर लेते हैं। अभी हम स्कैनर से भी क्वेश्चन करेंगे। स्कैनर तो समझते हैं, स्कैनर मार्केट में अवेलेबल होता है, पास्ट 20 ईयर या 10 ईयर के क्वेश्चन होते हैं उसमें, आपके सीए जो इंटर आप पढ़ रहे हैं उसके पूछे गए। तो अभी स्कैनर से भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक रेफरेंस बुक से भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके यहाँ पर। तो अब रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे इसके सारे। आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा होता है यहाँ पर जीएसटी का, आप जीएसटी की पढ़ चुके हैं। जीएसटी इंडिया ने डुअल बेसिस पे अडॉप्ट किया है। डुअल बेसिस मतलब स्टेट्स को भी राइट दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी राइट दिया गया है जीएसटी लगाने का। केलकट टास्क फोर्स कमेटी ने तो नेशनल बेसिस पे रिकमेंड किया था कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही जीएसटी लगाए, पर इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी दो सरकार यहाँ पे चलती हैं, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को भी राइट दिया है और सेंटर को भी राइट है कि दोनों मिलके जीएसटी कलेक्ट करेंगे। इंट्रा स्टेट मतलब अगर सेम स्टेट में सेल होगी इंट्रा, तब तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लगेगा तो आईजीएसटी चार्ज होगा। अब ये आईजीएसटी किसको जाएगा? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल के कहने पे उतना पैसा उस स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम होगा, क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी उसी स्टेट को फायदा मिलना चाहिए जीएसटी टैक्स का जिस जहाँ पे वो गुड्स या सर्विस कंज्यूम हुई। तो आईजीएसटी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और फिर जो जीएसटी काउंसिल जो आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसके रिकमेंडेशन पे उतना पैसा उस स्टेट को ट्रांसफर किया जाएगा या पोर्शन में तो बांटा जाएगा जहाँ पे उस गुड्स को कंज्यूम किया गया है। यहाँ तक भी आ गया था आपको समझ में? और क्या पूछ सकता हूँ मैं आपसे? फिर आप पढ़ चुके हैं जीएसटी में एक जीएसटीएन बनाया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। ये एक पोर्टल है जहाँ पे सारे जीएसटी से रिलेटेड कॉम्प्लायंस होते हैं, रजिस्ट्रेशन करना है, टैक्स पे करना है, ये सारे जीएसटीएन पोर्टल पे करना होगा आपको। ये टैक्स पेयर भी एक्सेस कर सकता है, इनकम जो आपकी जीएसटी अथॉरिटी है, जो टैक्स ऑफिसर्स हैं, वो भी इस पोर्टल को एक्सेस करते हैं। यानी एक ही पोर्टल है जो टैक्स पेयर भी यूज़ कर रहा है और डिपार्टमेंट भी, जीएसटी डिपार्टमेंट जो सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इसके जो ऑफिसर्स हैं वो भी यही पार्ट यूज़ कर रहे होते हैं। फिर अपन को और क्या रह गया था? और जीएसटी पोर्टल मैनेज किसके द्वारा किया जा सकता है? इन्फोसिस कंपनी, कोई प्रॉब्लम है तो इन्फोसिस कंपनी इसको ठीक करती है। जो इन्फोसिस जो है मैनेज सर्विस प्रोवाइडर है, इस साइट का मेंटेनेंस वगैरह करना इन्फोसिस कंपनी का काम है। और मैं क्या पूछूँ आपसे जो मैंने आपको पढ़ा दिया? जीएसटी तो आप पढ़ ही चुके हैं। जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है, अगर वैल्यू एडिशन करेंगे तो ही प्रोडक्ट पे लगेगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा यहाँ पर। फिर आप पढ़ते हैं एक HSN कोड होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हर प्रोडक्ट एक HSN कोड है, हर प्रोडक्ट को उसके नाम से तो जाना ही जाता है, साथ में इंटरनेशनल बेसिस पे कोडिंग की जाती है। 8 डिजिट का कोड होता है और ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे होता है। यानी इस पेन का जो कोड इंडिया में है उसी ये पेन का कोड अमेरिका में भी सेम है। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, हर प्रोडक्ट का एक कोडिंग की जाती है, मैक्सिमम 8 डिजिट की कोडिंग होती है। और सर्विस में ऐसे ही होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है सर्विसेज के लिए। कोडिंग करने से इजी हो जाता है प्रोडक्ट, क्योंकि हर प्रोडक्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट नाम से जाना जाता है, तो कोडिंग कर दी जाती है ताकि एक वर्ल्ड लेवल पे वो प्रोडक्ट सेम हो जाए। फिर आपने पढ़ा था कि जो CGST है और एक होता है IGST जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे लगता है, CGST और SGST। तो आप जो खरीदने पे टैक्स देते हैं, किसी प्रोडक्ट के खरीदने पे जो GST पे कर रहे हैं वो इनपुट टैक्स होता है, बेचने पे जो कलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर से वो आउटपुट टैक्स होता है। आउटपुट में से इनपुट डिडक्ट होता है, उसके बाद नेट अमाउंट ही गवर्नमेंट को पे करना होता है। जैसे आपने आउटपुट टैक्स कस्टमर से बेचने पे पैसा लिया 15 रुपये, खरीदने पे GST पे किया था 10 रुपये का, तो 5 रुपये ही गवर्नमेंट को पे करने हैं। तो किसका किससे मिल जाएगा? IGST इनपुट टैक्स, अगर खरीदने पे आपने तीनों टैक्स पे किए हैं, इनपुट IGST के नाम से भी इनपुट टैक्स दिया है, CGST के नाम से भी इनपुट टैक्स दिया है, SGST के नाम से भी इनपुट टैक्स दिया है, और खुद आपको इनपुट टैक्स देने भी हैं ये सारे।
बेचने पे कलेक्ट किया होगा तो गवर्नमेंट्स को देने भी तो पड़ेंगे। तो ये आउटपुट टैक्स भी इनपुट। तो सबसे पहले आईजीएसटी की बात करते हैं। आईजीएसटी खुद आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा और फिर भी बच जाएगा तो सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा, उसके बाद एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा। सेट ऑफ मतलब घटाया जाएगा, इनपुट टैक्स आउटपुट में से घटाया जाएगा, इस ऑर्डर में। आईजीएसटी खुद पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा। क्वेश्चन में आपको करा चुका हूँ, लास्ट वीडियोस आप देख सकते हैं कैसे क्या होगा। तो ये तो थ्योरी में आपको क्लियर करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आईजीएसटी खुद आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा, फिर सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा और फिर एसजीएसटी सेट ऑफ होगा। सीजीएसटी खुद सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा सबसे पहले, उसके बाद बच जाएगा तो आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा। ये एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होगा। एसजीएसटी भी खुद पहले एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा, फिर आईजीएसटी सेट ऑफ होगा और ये सीजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होगा। यानी सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में क्रॉस यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं। फिर मैं आपसे और क्या पूछूं जो आपको टफ लगता हो बाई चांस। चलिए मेरी तरफ से इतना ही हो गया। अभी इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट चैप्टर आपका एंड होता है, बधाई हो आपको अगर फर्स्ट चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।